नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की फटाफट के अंदाज में। झारखंड सरकार ने 10 आईपीएस अधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया है। इसके तहत ही सरायकेला खरसावां के तेज तर्रार एसपी मोहम्मद अरसी को भी हटा दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों उनके खिलाफ कई सारे आरोप भी लगे थे, जिसको देखते हुए उनको हटाया गया है। उनके स्थान पर जमशेदपुर के रेल एसपी आनंद प्रकाश को सरायकेला खरसावां का नया एसपी बनाया गया है। मोहम्मद अरसी को अभी मुख्यालय में योगदान देने को कहा गया है। इसके अलावा आतंकवाद निरोध दस्ता के एसपी अंजनी अंजन को रांची का ट्रैफिक एसपी बनाया गया। पलामू के झारखंड सशस्त्र पुलिस 8 का समादेष्टा निधि द्विवेदी को बनाया गया है। रांची ट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग को झारखंड जगुआर एसटीएफ का एसपी बनाया गया। तो वहीं एसपी देवघर अश्विनी कुमार सिन्हा को भी हटा दिया गया है और उनको मुख्यालय में योगदान देने को कहा गया है। तो वहीं एसपी विशेष शाखा धनंजय कुमार सिंह को देवघर का नया एसपी बनाया गया है। इसके अलावा झारखंड सशस्त्र पुलिस 10 की एसपी संध्या रानी मेहता को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का एसपी बनाया गया है। राजधानी रांची के चुटिया थाना अंतर्गत रेलवे अधिकारी के घर में आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ पिछले दिनों दुष्कर्म की घटना सामने आई। इसकी जानकारी मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को चुटिया थाना पहुंचा एवं थाना प्रभारी से मिलकर मामले पर त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही पीड़िता एवं उसके परिजनों को पूर्ण रूप से सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की भी अनुरोध किया गया है। इधर भाजपा महिला मोर्चा की एक टीम ने नाबालिग बच्ची के परिजनों से घर जाकर भी मुलाकात की, हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। मौके पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि हेमंत सोरेन के अगुआ राज में महिलाओं के साथ विशेषकर आदिवासी महिलाएं और बच्चियों के साथ प्रताड़ना हो रही है। दुष्कर्म एवं हत्या में लगातार बढ़ोतरी भी हुई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की जैसी होनहार अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। सरकार के संरक्षण में दोषियों को बचाने में पुलिस लग जाती है। इन्हीं कारणों से समाज में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार दुष्कर्म की घटना बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा नाबालिग आदिवासी बच्ची और उसके परिजनों के साथ न्याय मिलने तक साथ खड़ी है। झारखंड में मानसून के प्रवेश होते ही ईंचागढ़ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ ने चांडिल बांध में 180 मीटर के ऊपर पानी न होने देने के लिए सरायकेला जिला उपायुक्त से दूरभाष पर बात की। उन्होंने कहा कि 180 मीटर के ऊपर जल जमाव से बहुत सारे घर व खेत खलिहान डूब जाएंगे, जिससे कई गाँवों के लोग इस कोरोना काल में बेघर हो जाएंगे। सांसद संजय सेठ ने उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर चांडिल बांध में 180 मीटर से अधिक जल जमाव न हो, अन्यथा ईंचागढ़ विधानसभा की जनता के हित के लिए मैं और मेरी पार्टी इसका जोरदार विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो धरना पर भी बैठेंगे। इसका जिम्मेदार मौजूदा सरकार झारखंड होगी। भारत के पास चीन और पाकिस्तान के मुकाबले कम परमाणु हथियार हैं। स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास अभी 350 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 165 हैं। वहीं रिपोर्ट में भारत के पास 156 परमाणु हथियार होने का दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों के पास करीब 13,080 परमाणु हथियार हैं। इनमें रूस के पास 6,225 और अमेरिका के पास 5,550 परमाणु हथियार हैं। तो वहीं फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु हथियार होने के दावा किए गए हैं। यह रिपोर्ट आपको चिंता में डाल सकती है, विशेषकर चीन और पाकिस्तान के पास मौजूदा परमाणु हथियारों का जखीरा। दोनों देशों के पास भारत से अधिक परमाणु हथियार हैं। हालांकि रक्षा जानकारों की राय कुछ अलग है। रक्षा जानकारों का मानना है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के छक्के छुड़ा सकता है। इधर सेना के उच्च पदस्थ सूत्रों का भी मानना है कि बीते कुछ वर्षों में भारत की सैन्य ताकत एवं उसकी मारक क्षमता में कई गुना इजाफा हुआ है। भारत के पास सेकंड स्ट्राइक क्षमता है जो उसे सामरिक रूप से बढ़त देती है।
कोरोना के कहर के बाद राज्य में ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है। बीते दिनों इस खबर को सनराइज ब्रेकिंग न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। वहीं दूसरी तरफ इन दिनों ब्लैक फंगस से हो रही लगातार मौतों को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन अब इस बीमारी को महामारी घोषित करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे दिया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करे ताकि फैलते हुए इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। बता दें कि पिछले 48 घंटे में ब्लैक फंगस से कुल 5 लोगों की मौतें राज्य भर में हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के अब तक राज्य में कुल 131 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 79 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं 52 लोग इस बीमारी को लेकर के संदिग्ध बताए जा रहे हैं। अब तक राज्य भर में 25 लोगों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। वहीं 37 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। राज्य के 8 जिले ब्लैक फंगस रेड जोन में शामिल हो चुका है। इसमें पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़ और रांची शामिल है। इधर राज्य में ब्लैक फंगस बीमारी से संक्रमित मरीजों को अब एंटी फंगल इंजेक्शन पासाकोनाजोल दिया जाएगा। अब मनरेगा में काम के दौरान अगर किसी मजदूर की मौत होती है तो उनके आश्रित को 75,000 रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। वहीं घायल होने या विकलांगता पर 37,500 रुपए की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाएगी। गौरतलब हो कि ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि अधिकतम 65 वर्ष तक के आयु के जिन मजदूरों के द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिनों तक मनरेगा अंतर्गत कार्य किया गया है, उनका उस वित्तीय वर्ष तथा उसके अगले वित्तीय वर्ष में मृत्यु तथा दुर्घटना में मृत्यु अथवा अप्राकृतिक मृत्यु अथवा अंग भंग हो जाने पर उनके वैध उत्तराधिकारी दुर्घटना से पीड़ित श्रमिक को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान प्रावधान के तहत जरूर करे। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए अनुग्रह अनुदान हेतु राज्य कोष से कुल 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। वहीं सचिव ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को एक सप्ताह के अंदर ऐसे सभी मृत श्रमिक या दुर्घटना से पीड़ित श्रमिकों को चिन्हित कर सूची विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया था। लोग कोरोना की चपेट में आए और कई लोगों ने जान भी गंवा दी। इस बीच बच्चों का रेगुलर वैक्सीनेशन भी प्रभावित हो गया है। बता दें कि झारखंड में 47% बच्चों को बीमारियों से बचाने वाला टीका नहीं लगाया गया। अब कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद ऐसे बच्चों के लिए तत्काल कैच अप राउंड चलाकर वैक्सीनेशन लगाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं तत्काल सभी जिलों के सिविल सर्जन को अभियान चलाकर सभी छूटे हुए बच्चों को टीका लगाने को कहा गया है। IEEC के नोडल ऑफिसर सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि पिछले साल कोरोना की वजह से 53% बच्चों का ही वैक्सीनेशन हुआ था। हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 47% बच्चों में काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें 1 या 2 टीका लगाया गया है। उन बच्चों को भी ढूंढकर टीका लगाने को कहा गया है, जिससे उनका इम्यूनाइजेशन पावर बढ़ सके। वहीं नए जन्मे बच्चों को भी अब सेंटर पर लाकर टीका लगवाने की अपील की जा रही है, जिससे हर बच्चे को टीका लगाया जा सके। बताते चले कि 3rd फेज में छोटे बच्चों के कोरोना की चपेट में आने की आशंका जताई गई है। विगत कई दिनों से देश में कोरोना संक्रमण में आ रही लगातार कमी के बाद विभिन्न राज्यों में अनलॉकिंग की शुरुआत हो गई है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी अनलॉकिंग की स्पीड यानी छूट देने की गति को कुछ स्लो करने की जरूरत है। एम्स मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर नवीन विक के मुताबिक अभी भी हॉटस्पॉट का ध्यान रखना ही होगा। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर किया जाए, क्योंकि अभी देश में करीब 10 लाख एक्टिव केस हैं। यदि हम काफी तेजी से अनलॉक करेंगे तो ये चिंता बढ़ सकता है। डॉक्टर नवीन विंग ने कहा है कि अगर थोड़ा पैनिक रहता है तो भी अभी ठीक है, क्योंकि अभी भी 80 से 85 हजार केस हर रोज आ रहे हैं। ऐसे में अभी भी कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन, जिसमें साफ मास्क का प्रयोग काफी जरूरी है। अनलॉकिंग को लेकर के डॉक्टर नवीन ने कहा कि वायरस अभी भी है। ऐसे में अनलॉकिंग को लेकर के सही रणनीति बनानी होगी। हमें मौजूदा केस और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ही रणनीति बनानी चाहिए।
पश्चिम बंगाल भाजपा में बगावत की आहट सुनाई दे रही है। इसको लेकर के अटकलों का बाजार अब गर्म है। दरअसल बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सोमवार को गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 74 में से सिर्फ 50 विधायक ही राजभवन पहुंचे। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में हो रही अप्रिय घटनाओं से राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अवगत कराना था। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी थी। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीटें जीतकर भाजपा राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर गई है। यह मामला ऐसे समय में हुआ है जब भाजपा छोड़कर मुकुल राय टीएमसी में शामिल हुए हैं। कई भाजपा नेता पार्टी में वापसी के लिए ममता से गुहार लगा रहे हैं। कुछ जगहों पर भाजपा कार्यकर्ता खुलेआम ममता से माफी मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चर्चा है कि मुकुल राय के टीएमसी में शामिल होने के बाद भाजपा के कई नेताओं ने टीएमसी से संपर्क साधा है। यदि कुछ भाजपा विधायक जल्द ही टीएमसी में शामिल हो जाएं तो इसमें कोई अचरज नहीं होनी चाहिए। हालांकि भाजपा ने ऐसी किसी भी बगावत की अफवाह को खारिज किया है, लेकिन शुभेंदु के साथ न जाने वाले विधायकों की गैर हाजिरी पर पार्टी ने कोई प्रक्रिया भी नहीं दी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार ने भी लव जिहाद कानून को 15 जून से लागू कर दिया है। बता दें कि गुजरात धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2021 को विधानसभा में 1 अप्रैल को बहुमत से पारित किया गया था। इससे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मई में मंजूरी दे दी थी। गुजरात धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2021 के तहत शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है। इस कानून के तहत 4 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। आइए जानते हैं लव जिहाद कानून की खास बातों को। 1 नंबर में केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से विवाह या विवाह के उद्देश्य के लिए धर्मांतरण के मामले में विवाह को पारिवारिक न्यायालय या कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। तो वहीं कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अन्यथा या बलपूर्वक या जबरदस्ती या कपट पूर्वक साधनों से या विवाह द्वारा या विवाह में सहायता करने के लिए धर्मांतरण करवाया नहीं जा सकेगा। इसमें लव जिहाद हुआ है या नहीं ये साबित करने का भार अभियुक्त, अभियोगकर्ता और सहायक पर होगा। तो वहीं हर कोई जो अपराध करता है, अपराध में मदद करता है, अपराध में सलाह देता है, उसे समान रूप से दोषी माना जाएगा। इस अधिनियम के तहत अपराधों को गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा और पुलिस उपाधीक्षक के पद के नीचे के अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जा सकेगी।